हर बिजनेस को अपने डेली ऑपरेशन और फ्यूचर ग्रोथ के लिए पैसे की जरूरत होती है। इसी को हम कहते हैं, प्रबंधन को कहते हैं हम व्यावसायिक वित्त। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फ्यूके एजुकेशन में। मैं दीपाली खरे और आज का जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 9 क्लास 12 का व्यावसायिक वित्त, जिसको हम बिजनेस फाइनेंस के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में जानेंगे कि पैसे की जरूरत किस किस फॉर्म में और कहाँ कहाँ एक बिजनेस को लगती है, उसके बारे में आज डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले व्यावसायिक वित्त का अर्थ समझ लेते हैं। बिजनेस फाइनेंस से हमारा तात्पर्य क्या है? तो व्यावसायिक क्रियाओं के संचालन हेतु धन की आवश्यकता होती है। अब हम आज के टाइम पे अगर हम देखें कि कोई भी बिजनेस अगर हमारा स्टार्ट हो रहा है तो वो कैसे स्टार्ट होता है? पैसे से ही। पैसे की एक नीड होती है, नीड को ही हम पूरा करने के लिए क्या है, बिजनेस, पैसा हर चीज का बेस है। तो कोई भी एक्टिविटी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इसी से होती है, इसे ही हम व्यवसायिक वित्त कहते हैं। ठीक है, वित्त की आवश्यकता, व्यवसाय के स्थापन। अब कहाँ कहाँ पैसा लग रहा है? हर वो सोर्स ऑफ इनकम जिसमें एक बिजनेस में जहां से भी हम पैसा लगा रहे हैं, उसी को जो सोर्स हम अरेंज कर रहे हैं उसको हम व्यवसायिक वित्त के बारे में जान रहे हैं। तो वित्त की आवश्यकता व्यवसाय के स्थापन में होती है। ठीक है, स्टैब्लिश कर रहे हैं हम, कोई भी बिजनेस स्टैब्लिश कर रहे हैं उसके लिए है। संचालन, उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एग्जीक्यूट मतलब आगे बढ़ा रहे हैं, उसके लिए आवश्यकता है। इसमें आधुनिकीकरण, ठीक है, आप कुछ नया जोड़ रहे हैं, नवीनीकरण मतलब एक्सपेंशन कर रहे हैं, कोई न्यू इनोवेशन कर रहे हैं, उसके लिए भी पैसे की आवश्यकता है। विस्तार कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, हम लॉन्ग टर्म के लिए मान के चलते हैं कि हम अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म के उससे, तो उसमें विस्तार करने अथवा विविधीकरण के लिए होती है। ठीक है, और उसमें आप कुछ भी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो इन सब सोर्सेज में हमें पैसे की आवश्यकता लगती है। तो अतः वित्त एक व्यवसाय के जीवन काल में हर कदम पर आवश्यकता होती है। अब अगर क्या है, वो लाइफ साइकिल, बिजनेस की जो भी लाइफ साइकिल है उसमें हर स्टेज में आपको पैसे की आवश्यकता होगी टाइम टू टाइम। ठीक है, तो व्यवसाय के उत्तर जीवन तथा विकास के लिए उपयुक्त वित्त की उपलब्धता अत्यंत निर्णायक होती है। ठीक है, तो व्यवसाय के उत्तर जीवन मतलब लॉन्ग टर्म, हम कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट हुए तो उसको हम शॉर्ट टर्म नहीं कि सालों साल चलेगा, कंटिन्यूटी में रहेगा, ये मान के हम चलते हैं। तो उसके डेवलपमेंट के लिए अगर लंबा बढ़ रहा है तो उसमें डेवलपमेंट भी हो रहा है किसी तरह का, तो उसमें वित्त की, पैसे की, वित्त मतलब पैसा, फाइनेंस आप जहां से भी करवा रहे हो, ये डिसीजन एक इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है कि किस सोर्स से आप बिजनेस में पैसा लगा रहे हो। तो इसी को हम व्यवसायिक वित्त के नाम से जानते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब व्यवसाय वित्तीय प्रबंधन का अर्थ, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। अभी हमने बिजनेस फाइनेंस का मतलब देखना, अब हम मैनेजमेंट का समझ रहे हैं मतलब। तो वित्तीय प्रबंधन का अर्थ आवश्यकता अनुसार वित्त की समुचित व्यवस्था करना है। ठीक है, पैसे की आप जहां जैसी भी नीड है, नेसेसिटी है, जो भी कंडीशन है, उस अकॉर्डिंग आप पैसे की व्यवस्था कर रहे हो। ठीक है, तो वित्तीय प्रबंधन का लक्ष्य, अब इसका क्या ऑब्जेक्ट है? कोष प्राप्ति। आप फंड रख रहे हो, कई तरह के फिक्स्ड रिजर्व फंड्स होते हैं, फिक्स फंड्स होते हैं, कैपिटल फंड्स होते हैं, तो जिसमें भी आप पैसा रख रहे हो, ठीक है, तो वो फंड्स की आवश्यकता, कोष प्राप्ति लगात को कम करना होता है कि मतलब जितने भी टोटल कॉस्ट है उसमें हमारा रिडक्शन हो जाए। जो भी आप फंड्स में पैसे रखोगे तो ये अपनी लागत को कम कर रहा है। ठीक है, इसका उद्देश्य आवश्यकता के समय पर्याप्त कोषों को उपलब्ध कराने के लिए विश्वास दिलाना भी होता है। ठीक है, तो इसका क्या ऑब्जेक्ट है कि जैसे भी आपकी नीड है और जैसा टाइम की नीड है कि जितने भी फंड्स में, जैसे कैपिटल फंड में हमें कुछ पैसा रखना है, रिजर्व फंड में कुछ रखना है, फिक्स्ड में रखना है, तो जैसी भी आपकी नीड है, जो भी आपकी नेसेसिटी या नीड है, कंडीशन आपको बता रही, उस अनुसार आपको वो धनराशि मैनेज करना है। विश्वास दिलाना होता है तथा अनावश्यक वित्त से बचकर रखना। तो जो फालतू के एक्सेसिव कॉस्ट है ये भी हमारी कम होती है, इसमें एक्सेसिव कॉस्ट भी हमारी रिडक्शन करना होता है, एक्सेसिव कॉस्ट का रिडक्शन इसमें हमको करना होता है। ठीक है, तो जिस अनुसार नीड है उस फंड में आप पैसा रखिए जिससे हमारी लागत कम हो सके। ठीक है, अब वित्तीय प्रबंधन की भूमिका, इसका रोल क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो व्यवसाय की वित्तीय अवस्था से वित्तीय प्रबंधन का प्रत्यक्ष संबंध है। ठीक है, अब कोई भी अगर बिजनेस है तो उसकी अभी की अवस्था मतलब प्रेजेंट कंडीशन का उसके मैनेजमेंट से एक इंटर डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, प्रत्यक्ष संबंध है मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो वित्तीय विवरण, स्थित विवरण तथा लाभ हानि खाता, अब कैसे ये कनेक्टेड है? तो हम इसके लिए एक वित्तीय बैलेंस शीट बनाते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं,
फर्म की आर्थिक स्थिति तथा अंतिम अवस्था को प्रतिपादित करते हैं। ठीक है, जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बन रहे हैं, हम मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं कि हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसमें ट्रायल बैलेंस बनता है, पीएनएल अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस जिसको बोलते हैं, बैलेंस शीट बनती है, तो बहुत सारी चीजों से हम इसका मैनेजमेंट करके चलते हैं। ठीक है, तो व्यवसाय के अंतिम खातों के सभी मदें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय प्रबंध के निर्णयों से प्रभावित होती हैं। तो जितने भी खाते बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इस तरीके से क्या होते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं या एक इफेक्ट डालते हैं। क्योंकि हम सबसे, अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो हम इसमें सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, उसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो सकता है, ट्रायल बैलेंस हो सकता है, बैलेंस शीट हो सकती है एट द एंड, है ना। तो ये सारे खाते हम डायरेक्टली इफेक्टिव होते हैं। तो व्यवसाय की स्थित पत्तियों का आकार तथा उनका सम्मिश्रण, तो जो पत्तियां मतलब वही कि जो स्थित संपत्तियां हैं, तो उनका कैसा साइज होगा, क्या उसका सम्मिश्रण होगा, मतलब रिकंसिलिएशन कैसे करेंगे हम, ये सारी चीजों पे भी ये चर्चा करता है। तो व्यवसाय की स्थिर संपत्तियों का आकार तथा उनका सम्मिश्रण, तो अब इसमें क्या क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप क्या देख रहे हैं कि जितनी भी स्थिर संपत्तियां हैं, मतलब क्या होते हैं हमारे फिक्स्ड एसेट्स, स्थिर संपत्तियों को हम बोलेंगे फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, का आकार, इनका साइज हम देख रहे हैं, और इनका सम्मिश्रण मतलब ये कैसे मिक्स हो रहे हैं, इसका सम्मिश्रण मतलब मिक्सचर भी हम देख रहे हैं कि जितने भी फिक्स एसेट किस फॉर्म पे हो सकते हैं, हमारे पास लैंड हो सकता है, मशीनरी हो सकती है, कोई फर्नीचर हो सकता है, तो ये क्या है हमारे फिक्स्ड एसेट के रूप में। चालू संपत्तियां अलग है, फिक्स्ड अलग होती हैं। तो सेकेंड है हमारी चालू संपत्तियों की मात्रा तथा उनका रोकड़, स्कंद तथा प्राप्तियों में विभाजन। अब दो डिफरेंस होता है, फिक्स्ड एसेट और इनको चालू संपत्तियों को हम क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स। किस फॉर्म में जानेंगे हम, तो ये उसकी क्या मात्रा है, उसका क्या रेशियो करंट एसेट्स का हमारे पास। तो इसमें क्या हो सकता है, कैश, कैश कैसा हो सकता है, इनफ्लो आउटफ्लो दोनों फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, इसको हम स्टॉक बोलते हैं, स्टॉक इन स्टॉक आउट। ठीक है, लीफो फीफो मेथड हम अकाउंटिंग में करते ही हैं। ठीक है, देन प्राप्तियों में विभाजन। ठीक है, जितनी भी आपको रिसिप्ट्स हैं आपके, उसमें आप जितना भी डिवीजन कर रहे हो, तो ये हमारे करंट एसेट्स के फॉर्म पे हो सकता है। फिक्स में लैंड, फर्नीचर, कोई मशीनरी हो गई, टूल्स हो गया, ये हमारे फिक्स्ड एसेट के तौर पे होता है, ये करंट एसेट्स का फॉर्म है। फिर है दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन वित्तीय राशियों का उपयोग में लाना। ठीक है, दीर्घकालीन मतलब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, ये है दीर्घकालीन को बोलेंगे हम लॉन्ग, और इसको बोलेंगे शॉर्ट। वित्तीय राशियों को मतलब जो भी फाइनेंशियल अमाउंट्स हैं उनको उपयोग में ला रहे हैं हम। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कि हमने कितने में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट किया था या शॉर्ट टर्म में किया था, तो ये सारी चीजें हम उपयोग में या यूजेस में ला रहे हैं। ठीक है, दीर्घकालीन वित्त का ऋण तथा समता में विभाजन। ठीक है, अब हम लॉन्ग टर्म को लॉन्ग टर्म फाइनेंस, दीर्घकालीन को हम बोलेंगे यहाँ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। ठीक है, उसका हम ऋण, ऋण मतलब लोन वगैरह ले रहे हैं, या इक्विटी, इसको हम अगेन डिवाइड कर रहे हैं लोन एंड इक्विटी में। कैसे, लोन एंड इक्विटी, इक्विटी शेयर्स होते हैं इक्विटी के फॉर्म पे, तो उसमें विभाजन हम कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म में अगर हम देख रहे हैं तो इसको हम दो फॉर्म में बांट सकते हैं, लोन एंड इक्विटी के फॉर्म पे हम इसको बांट सकते हैं। वास्तव में लाभ हानि खाते की सभी मतें जैसे ब्याज, व्यय, हाँ शादी, ऋण। अब आप जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, उसके अंदर प्रॉफिट में क्या क्या जा रहा है, दो टेबल्स बनते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। तो उसमें क्या क्या आएगा, ब्याज आएगा हमारा, लोन, व्यय एक्सपेंसेस या कॉस्ट, हाश या ऋण लोन, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। तो जब भी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हैं तो ये सारी चीजों का हम लेखा जोखा या अकाउंटिंग मैनेजमेंट उस प्रकार से कर रहे हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। अब व्यवसायिक वित्त के उद्देश्य, ठीक है, बिजनेस फाइनेंस के ऑब्जेक्ट्स क्या क्या होंगे यहाँ, उस बारे में देखना है। तो वित्तीय प्रबंध का मुख्य उद्देश्य अंशधारियों की धन संपदा में अधिकतम वृद्धि करना होता है। ठीक है, अब इसका मेन ऑब्जेक्ट होता है, इसको हम बोलेंगे मेन ऑब्जेक्ट जो है, जो शेयर होल्डर्स है हमारे, अंशधारी कौन है, शेयर होल्डर्स हैं, उनकी जो कैपिटल है उसमें क्या है, प्रॉफिट से वृद्धि अगर कर रहे हैं तो सर्टेन परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट उसमें ऐड होगा। तो अगर शेयर होल्डर्स की जो कैपिटल है या जितने भी शेयर्स उन्हें खरीद रखे उसमें वृद्धि करना होता है कि उसका मार्केट प्राइस बढ़ेगा, एक शेयर की वैल्यू बढ़ी तो मार्केट प्राइस बढ़ेगा, तो उससे क्या हमारा प्रॉफिट जनरेट होगा। तो ये हमारे अंशधारियों में हम यहाँ पे वृद्धि कर रहे हैं। इसलिए वित्त प्रबंध में दीर्घ अवधि संपत्तियों में निवेश, कार्यशील पूंजी संपत्तियों के
वित्तीयन आदि के संबंध में निर्णय सम्मिलित होती हैं। तो जब भी हम बिजनेस फाइनेंस करें तो यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म एसेट्स, ठीक है, जो लंबे समय तक टिकने वाले एसेट है, जैसे अब कोई अगर कोई मशीनरी खरीद रहा है, लैंड खरीद रहा है, तो वो सर्टेनली डिस्पोज नहीं होगा, वो हम लॉन्ग टर्म पर्पज से खरीद रहे हैं, ठीक है, जो लंबे समय तक हमें व्यवसाय में लाभ देते रहेंगे। तो उसमें कार्यशील पूंजी में निवेश, वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी हमारी वर्किंग कैपिटल होती है कि वित्तीय आदि से के संबंध में निर्णय, मतलब इसके रिगार्डिंग आप जो भी डिसीजंस ले रहे हैं उसमें ये सम्मिलित होते हैं। तो देखते हैं, वित्तीय प्रबंधन का उद्देश्य कंपनी के क्षमता अंशों के वर्तमान मूल्यों में अधिकतम ऊंचाई तक ले जाना है, ठीक है। तो बिजनेस फाइनेंस का क्या है कि कंपनी के क्षमता अंश, जो भी उनके कैपेसिटी शेयर्स हैं, उसको उनकी उच्च मूल्य, मतलब अगर आज किसी ने 100 रुपए में वो शेयर खरीदा है तो आगे जाके उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, हो सकता है वो 200 का हो जाएगा, तो वो प्रॉफिट जनरेट करने का काम कर रहा है। तो वही है कि कोई भी कंपनी के क्षमता अंश जो कैपेबिलिटी शेयर्स है उनमें वर्तमान मूल्यों में अधिकतम ऊंचाई तक, मतलब उसकी वैल्यू बढ़ाना है, अर्थात कंपनी के स्वामियों एवं अंशधारकों को धन के अधिकतम बनाना है। यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट होगा तो प्रॉफिट क्या लाएगा, हमारी अर्निंग लाएगा। तो जो भी हमारे शेयर होल्डर्स या स्वामी, मतलब जो ओनर्स हैं या शेयर होल्डर्स हैं, उनको डायरेक्टली ये प्रॉफिट अर्न करने में मदद कर रहा है। तो यही है इसका ऑब्जेक्ट, की मेन ऑब्जेक्ट यही है कि धन संपदा में अधिकतम, मतलब जो शेयर्स उन्होंने परचेज किए हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा उनको प्रॉफिट मिल सके, इस उद्देश्य से इसको हम पूरा करते हैं, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। अब है वित्तीय निर्णय, ठीक है। अब हम इसको फाइनेंशियल डिसीजन, जिसको हम क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल डिसीजन के तौर पे बोलेंगे, ठीक है। तो कंपनी के अंशों का बाजार मूल्य 3 मूलभूत वित्तीय निर्णयों से संबंधित होता है। तो जो मार्केट वैल्यू है, ठीक है, बाजार मूल्य मतलब यहाँ होती है मार्केट वैल्यू, वो 3 मूलभूत वित्तीय निर्णय, 3 फाइनेंशियल डिसीजन से होते हैं। तो पहला इसमें निवेश संबंधी निर्णय, ठीक है, जो आप इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग डिसीजंस, इसको हम क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन। तो निवेश निर्णय का संबंध इस बात से होता है कि फर्म के कोषों को विभिन्न प्रकार की संपत्तियों में कैसे विनियोजित किया जाए। तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम सर्टेन फंड्स रखेंगे, ठीक है, जितने कोष हैं, कोषों को हम फंड बोलते हैं, जैसे कैपिटल रिजर्व फंड, फिक्स्ड कैपिटल रिजर्व होता है, ठीक है, करंट होता है। तो जितने भी फंड है उसमें हम संपत्तियों को, मतलब जो हमारे एसेट्स हैं, उसका हम कैसे विभाजन कर रहे हैं, तो उसका विनियोजन हम कैसे करेंगे। तो निवेश निर्णय दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन हो सकता है। ये कैसा हो सकता है, हमारा जो डिसीजन हो सकता है, ये लॉन्ग टर्म भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म, दोनों दो में ये विभाजित हो सकता है, ठीक है। तो हम संपत्तियों, एसेट्स को हम कैसे विनियोजित कर रहे हैं उसके बारे में संबंध निर्णय लेना, और निर्णय हमारा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डिसीजन, उसमें दोनों सम्मिलित होंगे। तो एक दीर्घकालीन निवेश निर्णय को पूंजी बजटिंग निर्णय कहते हैं, इसको हम कैपिटल बजटिंग कहते हैं, ठीक है। अगर हम लॉन्ग टर्म पे अगर जा रहे हैं तो उसको हम किस नाम से बोलेंगे, कैपिटल, मतलब आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ठीक है। लॉन्ग टर्म डिसीजन को हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग के नाम से, पूंजी बजटिंग निर्णय कहा जाता है। ये उसके नाम से होता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग कर रहे हो तो वो हम कैपिटल को, वो एक जितने फंड्स में हम उसको कैपिटल को डिवाइड करके रख रहे हैं, जहां जहां हमें पैसे की आवश्यकता या नीड्स होगी, तो उस अनुसार ही उसी डिसीजन को हम कैपिटल बजटिंग के फॉर्म में देख रहे हैं या जान रहे हैं। अब ये देख लेते हैं हम, पूंजी बजटिंग निर्णयों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कैपिटल बजटिंग है हमारी उस डिसीजंस को फैक्टर को इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें है परियोजना का रोकड़ पड़ा। जो भी हम परियोजना, मतलब कोई भी इवेंट या योजना हो सकती, प्लानिंग हो सकती है, उसमें कैश फ्लो कैसा है आपका। तो पूंजी बजटिंग निर्णय लेने से पहले किसी भी परियोजना में लगने वाले अपेक्षित रोकड़ प्रवाह की धनराशियों का भली भांति विश्लेषण हमें यहाँ डिटेलिंग करनी है। जब भी हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन ले रहे हैं तो किसी भी परियोजना, कोई भी परियोजना क्या हो सकती है, कोई प्रोग्राम हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है, कोई शेड्यूल हो सकता है, ठीक है। तो उसमें कितने आपकी बजट की आवश्यकता है, ठीक है, जिसमें उसमें कैश फ्लो, कैश मतलब ये कैश फ्लो होता है। कैश फ्लो क्या हो सकता है कि जो पैसा आएगा या जाएगा, इनकम पे फॉर्म पे या रिसिप्ट के फॉर्म पे हमारे पास जो आ जा रहा है, तो वो हम इसमें देखेंगे। तो उसमें जितना भी अमाउंट होगा धनराशियों में, भली भांति उसकी डिटेलिंग हम
कर रहे हैं कि इतना पैसा आया एक ऑर्गेनाइजेशन में और इतना गया, तो उसका रिसिप्ट हम देख रहे हैं, कैश फ्लो मतलब धारा प्रवाह, पैसे का फ्लो देख रहे हैं कि कितना गया और कितना हमें इनकम के फॉर्म पे प्राप्त हुआ और कितना रिसिप्ट के फॉर्म पे पर कितनी हमें इनकम जनरेट हुई, कितना हमें लॉस हुआ, मतलब कितना गया कितना आया, उसी की हम डिटेलिंग्स यहाँ पे रख रहे हैं। फिर है दूसरा आय की दर, इनकम का परसेंटेज। मान लीजिए कि आ तथा बा दो प्रस्ताव हैं, ठीक है, यहाँ इन्होंने बताया कि ए एंड बी दो प्रस्ताव है, प्रपोजल है, जिसमें दोनों में समान प्रकार की जोखिम है। अब कोई प्लान है जिसको हमने प्लान को किसका नाम दिया, प्लान ए एंड प्लान बी, जिसमें सेम रिस्क इन्वॉल्व है। आय की दर क्रमशः 10 तथा 12% है। अब इसमें 10% है, इसमें कितनी है 12% है। तो सामान्य परिस्थितियों में परियोजना का बा का चुनाव किया जाएगा। तो अब जिसमें रिस्क, अगर कोई हमारे पास 2 प्लान, परियोजना जो हमने बोला प्लान प्रोग्राम कुछ भी हो सकता है, तो हमारे पास 2 प्लान है, इसमें जो ब्याज आय की दर मतलब इनकम जो जनरेट होगी यह 10% प्रॉफिट देगी और बी में 12%, तो यहाँ 2% एक्स्ट्रा मिल रहा है हमें प्रॉफिट। तो हम कौन सी परियोजना का चयन करेंगे, प्लान बी का, जिसमें 12% की आय हमें ज्यादा अतिरिक्त प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो यहाँ आय की दर उसके परसेंटेज पे डिपेंड करेगी। थर्ड है निवेश कटौती अंतर्विविधता। ठीक है, तो ये देख लेते हैं, निवेश प्रस्तावों के मूल्यांकन की अनेक तकनीकें हैं, जिनमें पूंजी बजटिंग तकनीकों को नाम से पुकारा जाता है। पूंजी बजटिंग हमने देखा कि लॉन्ग टर्म डिसीजंस हम ले रहे हैं किसी भी बिजनेस को लेके, तो उसको हम पूंजी बजटिंग बोल रहे हैं। तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसका वैल्यूएशन हम कैसे करेंगे, कैपिटल बजटिंग के फॉर्म पे या उन टेक्निक्स के नाम से ही हम इसको जानेंगे। ठीक है, तो किसी एक विशेष प्रस्ताव का चुनाव करने से पूर्व इन तकनीकों का उपयोग सभी प्रस्तावों के लिए किया जाता है। तो जब भी आप एक कोई ऑप्शन ले रहे हैं, प्रपोजल ले रहे हैं कि आपको कैपिटल बजटिंग करनी है, तो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें हम उसका वैल्यूएशन कैपिटल बजटिंग के हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन जब भी हम इसका प्रपोजल ले रहे हैं तो उसका हम चूजिंग कैसे रखेंगे, इन तकनीक मतलब जो भी टेक्निक्स है उन प्रस्तावों के लिए किया जाएगा, जो भी टेक्निक्स है उसके रिगार्डिंग जो भी प्रस्ताव होंगे उस अकॉर्डिंग हम कैपिटल बजटिंग का या इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेंगे। ठीक है, तो ये निवेश का कटौती अंतर्विविधता मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट के बेस पे आप कैसे अंतर्विविधता मतलब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इस प्रकार व्यावसायिक वित्त किसी भी बिजनेस की जीवन धारा है, जिसके बिना उसका चलना, विकास और सफलता दोनों ही संभव नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। डिटेल जानकारी के लिए आप हमारा फ्यूके एजुकेशन ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।